नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज एक बड़े इंटरेस्टिंग पेशेंट के बारे में आपको बताते हैं। एक यंग पेशेंट जिनको कि लैट्रिन में खून आना शुरू हुआ लगभग 2 महीने पहले। उनको वो अच्छे हमारे इनफैक्ट बाहर से आए हुए पेशेंट रहे जो अमेरिका में थे, लेकिन इंडिया आकर उन्होंने 2-3 अच्छे अस्पतालों में दिखाया और ये तब पाया गया कि उनको पाइल्स है और फिर उसी पाइल्स का सर्जरी भी किया गया। इस सर्जरी को हुए 15 दिन हो गए थे जब हमारे पास आए हैं। उनका कहना था कि मुझे तो अभी भी लैट्रिन में खून आता है, इसलिए वो हमारे पास आए। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके जो बाउल हैबिट है, यानी उनको जो मल उत्सर्जन की प्रक्रिया है, उसमें भी बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया पूछने में बताया कि नहीं, मुझे पहले आमतौर पे तो मैं एक ही बार लैट्रिन जाता था, लेकिन अब पिछले 4-6 महीने से मैं 3-4 बार जाता हूँ लैट्रिन। और वो थोड़ी पतली भी होती है, नॉर्मल नहीं होती, और कभी कभी खून मुझे दिखाई देता था। और इन दिनों ज़्यादा खून आया था, इसलिए मैंने पाइल्स का चेकअप कराया, ऑपरेशन भी करा लिया, पर फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या पाइल्स की सर्जरी कराने से पहले सभी को दूरबीन से जांच कराना चाहिए? ऐसा इसलिए कि जैसा जब इस पेशेंट ने ये कहानी बताई तो हमने कहा कि हम सबसे पहले आपकी एक जांच करेंगे जिसको कहते हैं सिग्मोइडोस्कोपी, यानी दूरबीन से अंदर देखना, जो 5 मिनट की जांच होती है, जो लैट्रिन के रास्ते से हम दूरबीन अंदर डालते हैं और हमें दिख जाता है, वस्तुतः दिख जाता है कि अंदर क्या बीमारी है। तो इन व्यक्ति को जब हमने अंदर दूरबीन डाली तो हमें दिख गया कि इनको तो पूरे आंतों में छाले हैं, रेक्टम, सिग्मॉइड, और जहाँ तक हम जा पाए बिना तैयारी के वहाँ तक छाले थे। और एक बीमारी जो हमारे सामने आई वो थी अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इस व्यक्ति को अल्सरेटिव कोलाइटिस था। ये सही है कि उनको नीचे गुदा के जगह में पाइल्स भी रहे होंगे, जो एक जगह ऑपरेशन किया गया जिसका। परंतु अगर ऑपरेशन के पहले ये दूरबीन की जांच हो जाती तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके खून जाने का कारण पाइल्स नहीं था, उनको खून जाने का कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस था। तो यहाँ ये बात आती है कि क्या हर व्यक्ति जिसको पाइल्स का ऑपरेशन कराना है उसके पहले उसको सिग्मोइडोस्कोपी या दूरबीन की जांच कराना चाहिए? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, शरीर का एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो आपको 100% श्योर होना चाहिए कि ये जो खून जा रहा है सिर्फ इसी बीमारी के कारण जा रहा है। क्योंकि पाइल्स आप जानते हैं कि नॉर्मल व्यक्तियों में भी कम से कम 15-20% लोगों को पाइल्स होते हैं, पर ये पाइल्स सभी पेशेंट में ब्लीडिंग नहीं कर रहे होते। तो इस पेशेंट में भी पाइल्स रहे होंगे, पर ब्लीडिंग दूसरे कारण से थी। तो यहाँ ये हमें याद करते हैं तो हमें याद आता है कि ऐसे बहुत पेशेंट रहे हैं जिनको कि पाइल्स के लिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि बीमारी दूसरी है, ये तो अल्सरेटिव कोलाइटिस था। ऐसे ही किसी पेशेंट में हमने पाया है कि अंदर पॉलिप मिला हमको, यानी पॉलिप एक छोटी सी गठान होती है जो हमारी आंतों के अंदर डेवलप हो जाती है और उससे भी धीरे धीरे खून का रिसाव होता है। और इससे भी ज़्यादा कई ऐसे पेशेंट रहे हैं जिनको एक्चुअली रेक्टल कैंसर था या सिग्मॉइड में कैंसर था, और नीचे ही नीचे देखा गया, अंदर तक देखा नहीं गया और पाइल्स समझ के ऑपरेशन किया गया। तो यहाँ कुल मिला के इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाइल्स की सर्जरी के पहले या कोई भी एनोरेक्टल सर्जरी के पहले अंदरूनी जांच बहुत ज़रूरी है, जिसको हम सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं, जो बेहद आसान सिंपल टेस्ट है जिसको करने में 5 मिनट का समय लगता है। लेकिन वो करने से आप श्योर होते हैं कि पेशेंट की ब्लीडिंग का कारण क्या है। और ऐसे पेशेंट को अगर ये तो एक बात हो गई उनकी जिनको पाइल्स की सर्जरी होनी, पर वैसे भी अगर किसी पेशेंट को लैट्रिन में खून आता है तो हम कहते हैं कि इसको कभी भी सिग्मोइडोस्कोपी की जांच के बिना आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहाँ हो सकता है बहुत सिंपल सी डिजीज़ हो, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है फिशर हो या पाइल्स हो, लेकिन वहीं उतनी गंभीर बीमारी जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या कैंसर भी हो सकता है। तो ये एक सिंपल सी जांच है जो आपको बहुत रिवार्ड देती है। क्या सिग्मोइडोस्कोपी एक कठिन जांच है? इसके लिए क्या कोई तैयारी चाहिए? तो इसके लिए हम कोई भी तैयारी नहीं मांगते। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं हम उसी समय उनकी सिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं, सिर्फ एक हमें एनेमा लगाना होता है। तो एक बेहद सिंपल, सस्ती और सर्वथा अवेलेबल जांच है, जिसको किए बिना किसी भी ब्लीडिंग पर रेक्टम के पेशेंट को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और ऐसा हमारे सभी डॉक्टर मित्रों को भी पता होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।